नमस्कार, मैं आशीष सिकरवार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। यहां पर हम एक सीरीज चला रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित। इतने भी आपके ओल्ड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, उसको हम पूरा आपको समझाएंगे, उसका पैटर्न पूरा समझाएंगे, क्योंकि वही पैटर्न अभी जो आपका एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम आज उसकी वही सीरीज में हमारा आज है प्रैक्टिस नंबर 3। तो हम ये हमारा तीसरा पार्ट इसका भी हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर। इसमें आपको प्रॉपर रूप से पूरी जानकारी आने वाले एग्जाम के बारे में और अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके बारे में पूरी पीडीएफ के माध्यम से आपको चीजें मिलती रहेंगी। इससे आपको पूरा अपडेशन रहेगा। ठीक है, तो हर एक जो भी आप इसमें पढ़ रहे हैं जिससे संबंधित हैं, आप बैंक, एसएससी, रेलवे या आईएएस या जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी से संबंधित आपको प्रॉपर रूप से गाइडेंस और अपडेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो आज का रहेगा सेट नंबर 3 है। इसमें हम हिंदी के बारे में बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं कि भैया मृग नयन का सामासिक विग्रह क्या होगा। मृग नयन का सामासिक विग्रह, समास क्या होते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक अपडेशन में बात करता हूँ। समास क्या होता है भाई, दो पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो पद, एक ये वाला पद रहेगा, दूसरा आपका ये वाला पद रहेगा, तो उसे बोलते हैं आप समास। ठीक है, जब ये दोनों पद आपस में मिल जाएंगे उन्हें बोलते हैं समास। लेकिन यहाँ पर पदों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना। और क्वेश्चन में क्या दिया आपका, मृग नयन दिया हुआ है। इसके ऑप्शन देख ले पहले। तो पहला लिखा हुआ नयन रूपी मृग, सेकंड है नयन है जो मृग, थर्ड है नयन के समान मृग और फोर है मृग रूपी नयन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको देखिए ऑप्शन 4 है, लेकिन आपको समझना ये है कि ये समास कौन सा है, क्योंकि आपके पास कुल माना जाए तो 6 समास होते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से 4 समास की ही प्रधानता होती है। तो ये जो है मृग नयन, आप देखें जब हमको दो अलग अलग चीजें दी हुई हों, दो अलग अलग का मतलब होता है दो अलग अलग शब्द या पद दिए गए हों, और उसमें जब समानता की बात कर रहा हो, एक पद दूसरे के रूप में समानता की बात कर रहा हो, तो वहां पे हम हमेशा कर्मधारय कर्मधारय का प्रयोग करते हैं, कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके से होता है कर्मधारय समास, दो प्रकार से होता है। एक उसमें आता है विशेषण के रूप में आता है, जिसमें है जो का प्रयोग करते हैं, और एक आता है के समान आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें उपमा अलंकार के शब्दों का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भाई इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 में से हमारा आंसर क्या सही रहेगा। तो उसमें देखें, उस आंसर के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है कि देखिए मृग है, मृग मतलब क्या होता है, हिरण होता है, और नयन मतलब होती है आंखें। मतलब यहाँ पर हमें समानता के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं, समानता यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो नयन रूपी मृग, नयन के रूप में कौन है, मृग है, ये बात गलत होती है। नयनों की तुलना मतलब आंखों की तुलना हम हमेशा मृग से करते हैं। ठीक है, क्योंकि मृग की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मृग को हम आंखों के रूप में नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, नयन है जो मृग, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो मृग है वो क्या है, एक नयन है। तो ये बात कहनी इसमें गलत हो जाती है। तो आंसर नंबर सेकंड भी क्या हो गया, गलत। अब आता है थर्ड, नयन के समान मृग। इन्होंने कहा है नयन की जो मृग है वो कैसा है, नयन के समान है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें इन्होंने उल्टा कर दिया। हाँ, अगर ये होता मृग के समान नयन तो बात सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये बात हो गई गलत, क्योंकि यहाँ पे मृग को नयन के समान बताया गया। नंबर 4 है मृग रूपी नयन। ये बिल्कुल सही है। मृग रूपी मतलब क्या हुआ कि जो आंखें हैं, जब जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी हमने तुलना की है किससे, मृग की आंखों के रूप में। तो इस कारण से हमारा फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा, मृग रूपी नयन। ये कर्मधारय समास का एक एग्जाम्पल है, और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक अंग स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये आते हैं समास के कुल भेद कितने होते हैं, तो ऑप्शन में अगर 6 है तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताएं, तो आंसर अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन अपने अपने रूप से पूछे गए हैं, कभी एसआई में तो कभी जेल प्रहरी में या किसी अदर एग्जाम में।
ठीक है, तो जो आपको कंफ्यूज लगते हो वो आप इसमें कमेंट में जरूर डालिएगा क्वेश्चंस को, उसका आंसर भी आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन अभी था आपका समास विग्रह के रूप में, अब पूछा गया है संधि विच्छेद के रूप में। मतलब आपको संधि का विच्छेद करना, अलग अलग करना है। संधि क्या होती है आपको पता है कि जब दो वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, या सॉरी दो वर्णों के मेल को जब मेल करते हैं तो उसे बोलते हैं संधि, और जब अलग अलग करते हैं तो उसे बोलते हैं विच्छेद। तो शब्द क्या आ गया आपका, संरक्षण आपका शब्द है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, पिछले 2 वीडियो में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, संरक्षण किस संधि का शब्द है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी सा पर अंकी बिंदी हो, जब भी क्या हो, सा पर अंकी बिंदी हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहीं से शब्द टूटता भी हो, क्या हो, सा पर अंकी बिंदी हो और शब्द वहीं से टूट रहा हो, तो ये व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल स्वीकार किया गया है। किसका, व्यंजन संधि का। कैसे, देखिए संरक्षण जो लिखा हुआ है आपका बोलते हैं रक्षण करना, रक्षण मतलब रक्षा करना, तो सं को अलग कर सकते हैं, तो सम प्लस रक्षण, ये क्या हो गया हमारा, संधि का विच्छेद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा या इस प्रकार से लिखा होगा, या फिर आप देखेंगे या फिर इसको इस प्रकार से लिखा होगा। तो यकीन मानिएगा आपका आंसर अगर दोनों रूपों में भी है तो भी आंसर आपका क्या सही रहेगा, सम प्लस रक्षण, क्योंकि ये मां संबंधी एक विशेष नियम होता है। इसमें व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं जिसमें से मां संबंधी नियम होते हैं। इसमें 3 नियम पढ़े जाते हैं मां से संबंधित। इसमें से एक नियम ये भी होता है कि मां के बाद या अलावा ऐसा कोई वर्ण हो, मां के बाद क्या दिया हो, या रा ला वा ऐसा कोई वर्ण हो, तो मां को हम अनुस्वार के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, अंकी बिंदी, इसके रूप में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, सम प्लस रक्षण। और लिखा कहाँ है, देखिए अब देखिए ये भी आपको लिख के आ रहा है सा पर अंकी बिंदी, लेकिन मैं आपसे कहा था कि ये आंसर गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें अंकी बिंदी को अलग करना है। सेकंड देखें, सम यहाँ पर वो गलत लिखा हुआ है, सम में क्या चाहिए हमें, आधा चाहिए मां, आधा क्यों, क्योंकि ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, इस कारण से सम के कारण ये रॉन्ग हो गया। अब आगे चलते हैं, नंबर आता है हमारा सेकंड पर, इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सम को लिखा गया है इस प्रकार से, जो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें मां संबंधी विशेष नियम का एग्जाम्पल और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही था क्योंकि दोनों जगह इसका सही सही विच्छेद किया गया। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो अलंकार से संबंधित इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोला गया है मानो, ये मनो सॉरी या मानो होगा, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पांव। इसमें आपको अलंकार पहचानना है। सबसे पहले अलंकार की अगर हम बात करें, अलंकार एक आभूषण होता है, ठीक है, तो ये आभूषणों का जो भामह जी है उन्होंने कहा कि अलंकार के बिना कोई भी जो काव्य है वो अच्छा नहीं माना उन्होंने। ठीक है, जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री बिना आभूषण के भी और उसका जो सौंदर्य है वो नहीं आता है, उसी प्रकार से अगर किसी पंक्ति में या काव्य में अलंकार का हमने प्रयोग नहीं किया तो वो भामह जी उसको अच्छा नहीं मानते थे, मतलब उस कविता को या काव्य को सुंदर नहीं मानते थे। ये एक अलंकार जो भामह जी के द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, मानो कठिन। अब इसमें ऑप्शन देखें, सबसे पहली एक चीज मैं आपसे कहा था कि अलंकार में शब्दों का बड़ा खेल है। ठीक है, अब शब्दों का खेल कैसे है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार एक होता है, ये चौथा ऑप्शन हम ले रहे हैं यहाँ से। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होती है, संभावना प्रकट करते हैं, संभावना। ठीक है, संभावना मतलब क्या होता है कि हम मानते हैं शब्दों को, माना, ऐसा माना, ठीक है, मनहू जनहू, ठीक है, इस प्रकार से शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एक मनो शब्द आ रहा है, मनो कठिन आंगन चली, तो ऐसा बोल रहे हैं कि मानो, मानो मतलब एक संभावना आपसे बोल दी गई कि आप मान लीजिए कि वो कठिन आंगन चल रही है। अब इसका जो है कोई भी अर्थ निकले, लेकिन फिलहाल हमें शब्दों का अगर हमें ज्ञान हो गया यहाँ पर कि किस अलंकार में कौन से शब्दों की प्रधानता होती है, अगर वो शब्द आ रहे हैं तो आंसर हमें मिल जाता है। तो चौथा इसका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आगे चलते हैं। उपमा में क्या होता है, उपमा में हम लोग हमेशा तुलना करते हैं और तुलना के लिए हमें हमेशा के समान, सम, सरिस, सो
इस प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें हम तुलनात्मक शब्द इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे तुलनात्मक कोई हो नहीं रही, तुलना किसी से हम कर नहीं रहे, तो यहाँ पे उपमा आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आता है श्लेष अलंकार। श्लेष जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द, ये एक शब्द है और इसके 3 अर्थ निकलने या 4 अर्थ निकलने या 2 अर्थ निकल जाएं तो क्या होता है, वो कहलाता है श्लेष। मतलब एक शब्द के जब अलग अलग रूपों में अलग अलग अर्थ निकले उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। और नेक्स्ट आता है रूपक। रूपक का अर्थ होता है कि हम किसी भी एक चीज को दूसरे में ना तो मानते हैं ना तुलना करते हैं, उसे हम मतलब ये है कि रूपक अलंकार मतलब होता है कि एक को दूसरे में ही बता देना, ना तो उसमें हम मानने वाली संभावना की बात करते हैं ना हम किसी की तुलना करते हैं, इसमें हम एक को दूसरा बता दिया जाता है। ठीक है, उसमें इस प्रकार से बात की जाती है कि जो पहला पर्सन है वो स्वयं कैसा है, दूसरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक, तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं रूपक वाली, तो केवल एक ही एग्जांपल सही था, वो था हमारा उत्प्रेक्षा का, क्योंकि इसमें मनो शब्द की प्रधानता हो रही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुहावरा है एक हमारा, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसमें इसका अर्थ बताना है। पहला वीडियो आपको अगर ध्यान हो उसमें था अंधा क्या चाहे 2 आंखें, उसी प्रकार से एक और मिला है अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, तो यहाँ पे आप शब्दों को समझिए। सबसे पहले मुहावरा क्यों, क्योंकि इसमें अंत में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है, पहली बात। सेकंड क्यों, क्योंकि उसमें यहाँ पर शरीर के अंगों का प्रयोग किया गया है। जब ना लगा है अंत में, शरीर के अंग हाथ इसमें से प्रयोग किया गया है, तो ये जो होते हैं मुहावरे में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे कि इसका अर्थ क्या होगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जो लाइन में लिखे गए शब्द हैं उन शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब जो शब्द का रिपीटेशन उसके आंसर में लगभग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल ऐसे हो जाते हैं लेकिन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अंधे के हाथ क्या लगी, बटेर। एक तो अंधा और बटेर जो तीतर जो होता है पक्षी, बहुत मतलब फुर्तीला होता है, और अगर उसको अंधे के हाथ अगर वो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इससे ऑप्शन में आपको पहले तो फीलिंग लेके आना कि जो चीज आदमी देख नहीं सकता वो उसके हाथ में क्या लग गई, सबसे फुर्तीली चीज। तो यहाँ पे देखें, योग्यता ना होने पर भी सफल होना। सेकंड है अत्याचार होना, इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं अत्याचार की। तीसरा मनोकामना पूर्ण होना, नहीं मनोकामना पूर्ण इसके लिए नहीं होता है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, अगर ऐसी बात होती तो यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, एकमात्र सहारा, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बात होती है, योग्यता ना होने पर। कैसे बोला, योग्यता ना होने पर, अंधा है तो अंधे की इतनी योग्यता नहीं है कि वो सबसे फुर्तीले चीज को पकड़ सके, तो योग्यता नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या हो गया, वो सफल हो गया। तो यहाँ पे शब्दों को थोड़ा तोड़ लीजिए, तोड़ के एक फीलिंग आएगी आपको कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, आंसर मिलेगा आपको, 100% आंसर मिलेगा। थर्ड ये है कि मुहावरे में क्या होता है दोस्त, मुहावरा देखो, एक तो क्या होता है अंत में ना लगा होता है। ठीक है, एक क्या होता है कि आपके अंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कहीं फंस जाते हैं कि इसका मैं क्या अर्थ निकालूं, अगर मान ली 2 ऑप्शन आपको लगते हैं कि 2 ऑप्शन में से एक ही होगा लेकिन दोनों में आप फंस गए हैं, तो आप बोले मैंने ऐसा कब बोला, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, या ऐसा मुहावरा क्यों है, या कैसे इसका प्रयोग किया गया, पहले कभी आपने किया, किसी के द्वारा आपने समझा, तो 100% इन तीनों को जब आप यूज करेंगे अर्थ निकालने के लिए तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी मुहावरे के लिए और उसका अर्थ पहचानने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द है, नया तरीका पर्यायवाची शब्दों के लिए। किसका निकालना है भाई, दिन के लिए। तो दिन एक शब्द है जिसका हमें क्या निकालना है, पर्यायवाची निकालना है, कि इसमें बताना है कौन कौन से हैं। हर एक ऑप्शन में 3-3 शब्द आजकल आ रहे हैं और यही आपका नया पैटर्न भी हो गया पर्यायवाची के लिए। आपको तीनों शब्दों को देखना है कौन से इसमें सही है। देखिएगा, दिवस सही है, बाहर शब्द गलत है, दिन के लिए बाहर नहीं होता, वासर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण ये क्या हुआ, आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिवस सही है, ठीक है, वासर और अहन ये तीनों सही है, लेकिन और ऑप्शन लिखे हुए, दिवस सही है, वासर सही है, लेकिन अहना नहीं होता, अहना कोई शब्द नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं दिवा बसर, देखिए बसर क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ, बासर होता है, वासर बसर नहीं होता है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके तीनों शब्द सही हैं, वो ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, दिवस, वासर और अहन। ये तीनों ही दिन के पर्यायवाची के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर था आपका सेकंड नंबर। नेक्स्ट चलते हैं,
सही विलोम शब्द का प्रयोग करना भी। कौन सा है विलोम शब्द? तो यहाँ पे देखिए ओझल, ओझल का इसमें विलोम शब्द पूछा गया। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ओझल का मतलब क्या होता है। ओझल का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई ना दे, मतलब जो हमारे आंखों में, जो पहले आंखों के सामने था अब वो वहां से चला गया। मतलब ओझल का मतलब क्या हुआ, पहले था अब नहीं है। तो इसका उल्टा क्या होगा, पहले उसको होना चाहिए था, बस इतना अंतर है। तो प्राकट शब्द गलत लिखा हुआ है, प्राकट शब्द नहीं होता, वो क्या होता है, प्रकट होता है, प्राकट नहीं होता है। अब क्या लिखा है, प्रकाट लिखा हुआ है, प्रकाट भी क्या हो गया आपका, गलत हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, प्रकट सही लिखा हुआ है और प्रकटा क्या हुआ, रॉन्ग। मतलब सिंपल से इसमें ये बात थी, इसमें इसको इन्होंने इस प्रकार से दिया कि इसमें अशुद्धियां के रूप में दिया गया था, ठीक है। तो ओझल मतलब समझ में आ गया होगा, जो अब आंखों के सामने नहीं है, इसका उल्टा होगा कि जो आंखों के सामने हो। तो होने का मतलब क्या हुआ, प्रकट होना, ठीक है। तो प्रकट क्या हो गया, बिल्कुल सही शब्द लिखा हुआ है। इन्होंने अशुद्धियों के रूप में एक तरह से इसको पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो लिखा हुआ भाई उपसर्ग, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उपसर्ग हमें लिखा है सु। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी, वे शब्दांश, शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को या तो विपरीत कर देते हैं या उसके अर्थ में एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिएगा उपसर्ग है कौन सा, सु, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सबसे आगे हमें क्या चाहिए, सबसे आगे हमें क्या चाहिए, सु चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वराज, स्वराज तो बिल्कुल आंसर रहेगा नहीं, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हमारा क्या लिखा है, बड़ा सु है, जबकि हमें छोटे ऊ की मात्रा चाहिए थी, इस कारण से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए क्या लगा है, सराज, और सराज में हमें साथ दिया हुआ, जबकि हमें क्या चाहिए, सु चाहिए था, तो आंसर ये रॉन्ग हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या रहेगा, 4th नंबर का जो लिखा है सुराज, सुराज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, सु क्या है हमारा इसमें उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन लिखा है पर्यायवाची शब्द निकालने हैं। अब वो शब्द किसके हैं, तालाब के हैं। तो फिर से वो 3 आपको 4 ऑप्शन में 3 शब्द दिए हैं, तीनों को आपको चेक करना है। तालाब के लिए बात करते हैं। भाई देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरवर, सरवर कोई शब्द नहीं होता, सरोवर होता है। जब ये शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड चलते हैं, सरोवर ठीक है, जलाशय ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, तल लिखा हुआ है, और तल यहाँ पे आंसर नहीं होता। तल एक जमीन के अंदरूनी हिस्से की बात करते हैं, जो जमीन होती है उसके हिस्से की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सरोवर ठीक है, सही लिखा हुआ है, ताल सही लिखा हुआ है, जलाशय सही लिखा हुआ है, मतलब 3rd नंबर का आंसर हमें इसको मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम मानेंगे तब हमारा 4th हम इसको देख ना लें। चलिए 4th में देखते हैं, सरोवर, ताल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जलसे लिखा हुआ, जलसे अपने आप में रॉन्ग शब्द है। तो आंसर नंबर 3rd बिल्कुल सही है, जिसके तीनों ही जो शब्द हैं बिल्कुल सही से लिखे गए हैं। तो 3rd नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है उपसर्ग के रूप में। अब उपसर्ग क्या लिखा हुआ है, अति। देखिए ये जो अति जो शब्द है, जो शब्दांश है, सॉरी ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। अति क्या है, अति का अर्थ होता है अधिक, बहुत अधिक होता है इसका अर्थ। दूसरा ये होता है कि भाई जो अति शब्द है ये संधि में बहुत पूछा जाता है। आप अगर यण स्वर संधि की बात करें, यण स्वर संधि, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार इसमें संधि का प्रयोग करके हम शब्दों को अलग या शब्दों को बना सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला है अत्याचार, अत्याचार। आप देखिए अत्याचार में हम लिख क्या रहे हैं, सबसे पहले इसको समझिएगा। यहां पर हमें चाहिए क्या, अति, आगे क्या चाहिए, अति। जबकि यहाँ पर देखें अति तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो क्या इसको हम गलत मान लें, नहीं। ये संधि के नियम के अनुसार हम उपसर्ग को बना सकते हैं, समास के नियम के अनुसार हम उपसर्ग को बना सकते हैं। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय बनाने के लिए बहुत तरीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रयोग होता है यण स्वर संधि, जो अति में शब्द में प्रयोग होती है, लगभग प्रयोग होती ही है। कैसे होती है पहले देखेंगे, बाद में सबसे पहले ऑप्शन देखें। आतिचार बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आति लिखा हुआ है। आति अचार गलत लिखा हुआ है। अति अचार गलत लिखा हुआ, मतलब बचा क्या आपका, अत्याचार। अब ये हुआ कैसे, टूटा कैसे, उसको देखते हैं। कैसे उसको बनाएंगे भाई, ये बना हुआ किससे है, पहले देखें शब्द क्या लिखा है, अत्याचार, ठीक है। अत्याचार में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर अब हम इसको या को देखें, या को अलग कर लेते हैं, ये यण स्वर संधि का नियम होता है। तो आ की मात्रा आ लगा दी, ता कैसा है, आधा है, आधा कर लिया। या को हमने तोड़ लिया, या को तोड़ लिया, कैसे तोड़ा, आधा तोड़ा इसको, और मात्रा किसकी, बड़े आ की मात्रा है, लगा ली, पीछे बचा 4, ठीक है। इसको हम तोड़ लेते हैं।
अब क्या होता है, यण संधि में एक नियम होता है कि जब भी या होता है तो या ई की मात्रा में बदल जाता है। या जो है क्या होता है, ई की मात्रा में बदलता है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो वो डिपेंड करता है, शब्द पर डिपेंड करता है, छोटी या फिर बड़ी ई। अब देखिएगा मात्रा में जब वो चेंज होता है तो कोई भी मात्रा जब वो चेंज हो रही होती है तो अपने आगे वाले शब्द, मतलब देखिए या के पहले क्या लिखा है, या के पहले आधा ता लिखा हुआ है तो मात्रा उस आधे ता को मिल जाती है। तो क्या बनेगा शब्द में, शब्द में क्या बनेगा, यहाँ पे आ है, ठीक है, ये आ बन गया। ता पर कौन सी मात्रा आएगी भाई, छोटी मात्रा आएगी, ती, ठीक है। ये आपका पूरा शब्द एक हो गया। बचा क्या पीछे, आचार, तो अति प्लस आचार क्या बन गया यहाँ पे, अत्याचार। तो ये आपका उपसर्ग था, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द अत्याचार था। इस प्रकार से हमने टूट के तोड़ा उसको और आपको समझ में आया होगा कैसे बनेगा, ठीक है। ये यण स्वर संधि का नियम है। जब स्वर संधि पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको सुनने को देखने को मिलेंगे और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ट्रिकों के साथ इसको करवाऊंगा, ठीक है। नियम अपनी जगह पे है लेकिन ट्रिक बहुत सिंपल रहेगी, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन इच्छा रखने के ऊपर आते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मतलब बहुत सारे शब्दों को मिलाकर आपको केवल एक शब्द ऐसा ऐसा बताना है जो इसके जो इसका अर्थ है उसको डिफाइन कर दे। ऑप्शन देखें, मोक्ष की इच्छा रखने वाला स्वर्गीय, गलत हो गया, ये तो स्वर्ग में जाने वाले को बोलते हैं स्वर्गीय। नेक्स्ट है बुभुक्षु, बुभुक्षु नहीं होता है, भूख की इच्छा नहीं है, ठीक है। मुक्षिछु ऐसा भी गलत है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ऑप्शन में क्या है, मुमुक्षु। मुमुक्षु जो शब्द होता है माँ पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर माँ पर छोटे ऊ की मात्रा और छा पर छोटे ऊ की मात्रा, मुमुक्षु ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा, फिर से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की यहाँ पे बात की गई है, पश्चिम से संबंध रखने वाला। चलिए बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखें, ऑप्शन में पूरा पूरा इसमें एक बात कही गई है शुद्ध शब्द के ऊपर। कैसे शुद्ध शब्द, देखिए लगभग लगभग पढ़ने में एक आ गया आपको पाश्चात या पश्चात, ऐसा शब्द इसमें आ गया है। तो उसमें देखना ये कौन सा शब्द सही है। पहला लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है, अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो इस प्रकार से है। चूंकि ये शाह और चा इकट्ठा है तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। ये सा और चा को हम इकट्ठा इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सही तरीके से लिख दिया जैसा आप लिखते हैं पास। अब देखिए यही शब्द बिल्कुल सही भी है, लेकिन सेकंड देखें, पाश्चात्य गलत है, पाश्चात्य गलत है, और पाश्चात ताप्या ये शब्द लिखे हुए हैं वो अपने आप में बिल्कुल अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। पाश्चात्य बिल्कुल सही शब्द रूप में देखें तो ये भी सही है और ये भी सही है, जैसा भी आप इसको लिखते हैं या पढ़ते हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है कि पश्चिम से संबंध रखने वाला कहलाता है पाश्चात्य, इसलिए बोलते हैं पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है, यही कारण था। चले आगे है जल पिपासु, जैसा कि मैंने अभी बताया था मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। अब बात कर रहे हैं जल पिपासु का समासिक विग्रह क्या होगा। समासिक विग्रह की यहाँ पे बात की जा रही है, अभी आपने विग्रह पढ़ा था इसमें। तो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, देखिए यहाँ पे ना आ गया है और ना तो आपका ऑप्शन होना नहीं चाहिए था। इन्होंने बोला जल पिपासु मतलब उसकी पीने की इच्छा है, जल को पीने की इच्छा है, तो ना तो शब्द आएगा ही नहीं यहाँ पे। सेकंड, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है इसको मान सकते हैं। अभी जल को पीने की इच्छा, जल को पीने, अच्छा जल को पाने की, यहाँ पे क्या है, जल को पाने की इच्छा, तो पाना नहीं है उसको, पीने की इच्छा। पिपासु का मतलब होता है पीने की इच्छा। नेक्स्ट है जल जाल को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो एक ही आंसर सही है इसका, सेकंड नंबर का आंसर, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं जल पिपासु। नेक्स्ट है आई, आई प्रत्यय है हमारा। प्रत्यय मतलब क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, अभी आपने पढ़े थे आगे लगते हैं वो उपसर्ग, अब पढ़ रहे हैं आप पीछे लगने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रत्यय। आई शब्द किसमें आता है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत शॉर्टकट तरीके से कि देखिएगा इसमें क्या लिखा है आई, ठीक है। आई में जो लास्ट वर्ण क्या है, ई, तो ई की या तो मात्रा होगी या ई इस प्रकार से लिखा होगा। तो देखें पीछे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सा लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। पीछे क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, कह सकते हैं कि ये सही हो सकता है। पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, गलत हो गया। पीछे क्या लिखा है, आयल,
तो आयल भी क्या हुआ गलत, क्योंकि इसमें ला लिखा हुआ। तो केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसमें पीछे ई की मात्रा आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड, पढ़ाई। पढ़ प्लस आई क्या बनेगा, पढ़ाई। तो यहाँ से सेकंड नंबर बिल्कुल सही था। तो ये बहुत सिंपल तरीके होते हैं आपको समझने के, बस आपको रट्टा नहीं मारना। कुछ ट्रिकें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहेंगी आपको, ये ट्रिक हमेशा याद रहेगी, ठीक है। हाँ, अगर दो शब्द ऐसे होते हैं कि आई, उसमें दोनों में ई आ रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द से क्या निकल के बाहर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के लिए सही संधि विच्छेद। देखिए फिर अभी ये क्वेश्चन आया था, ये पिछले जो आपका एग्जाम हुआ था 2018 में, ये जेल पुलिस का वही से हम लोग इसको लेके आए हैं। और उसमें संधि विच्छेद में सा पर अंकी बिंदी, मतलब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये स्वयं एक व्यंजन संधि का उदाहरण था। मैंने बताया था क्यों था, क्योंकि आप देखें संविधान, आप अगर देखें तो सम को आप अलग पढ़ सकते हैं और विधान को आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो जब हम सा पर अंकी बिंदी हो और वहीं से शब्द टूट रहा हो, तो ये कहलाता है व्यंजन संधि। बस अंतर इतना है कि जो सा पर अंकी बिंदी है, उस अंकी बिंदी को हमें उठा के माँ के रूप में लिखना है। कैसा, माँ के रूप में, आधा माँ, ठीक है। और जो पीछे लिखा है विधान, वो सेम टू सेम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि जो सा पर अंकी बिंदी है, बस उसको चेंज करना है कि जो बिंदी को हमें माँ के रूप में लिख देना है, बाकी सेम टू सेम। तो बस यही इसका विच्छेद भी हो गया। अब देखते हैं, पहला आंसर रॉन्ग है क्योंकि इसमें माँ पूरा लिखा हुआ है। सेकंड आंसर में क्या लिखा है, सेम लिखा है, जो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में साम लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा आंसर बिल्कुल सही है, सम प्लस विधान, यही इसका आंसर भी था। चलिए आगे चलते हैं। निरोग का शुद्ध रूप क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, यूपी में, बिहार में, एमपी में, हर जगह जहां से हिंदी आती है वहां लगभग ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। जनरली हम बात करें, हम खुद, आप काफी लोग ऐसे होंगे जो निरोग को इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं, निरोग, ठीक है। मैं बता दूं ये शब्द कैसा है, गलत हो जाता है। ये शब्द क्या हो जाता है, गलत। एक्चुअली एक संधि है विसर्ग संधि, उसमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ठीक है। एक तो होता है शुद्ध वर्तनी के रूप में, एक होता है कि संधि बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन होता है कि छोटी ई और छोटा ऊ के बाद अगर आपको रा दिया हो, ऑप्शन क्या है, सॉरी नियम क्या है संधि का, ये विसर्ग संधि में आता है कि अगर छोटी ई और छोटा ऊ हो, ठीक है, तो यहां पर उसके बाद क्या दिया, रा दिया हो, तो छोटी ई और छोटा ऊ हमेशा बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाती है। कैसे, कैसे, निह प्लस रोग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा विसर्ग लगाना भूल गया था, ठीक है। तो निह प्लस रोग ऐसा लिखा आता है। तो देखिएगा राम, आपको क्या मिल गया, राम मिल गया पीछे। तो ये मात्रा है छोटी ई की मात्रा, वो क्या बन जाएगी, बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। विसर्ग यहाँ से हटा देते हैं और रोग बाद में जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम। तो आंसर क्या रहेगा, निरोग। तो निरोग यहाँ पे लिखा होगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, निरोग इसका बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है। तो इस संधि के रूप से मैंने आपको बताया कैसे ये बना था शब्द। जनरली हम जो लिखा हुआ है वही इसको सही मानते हैं, तो बिल्कुल सही शब्द है आपका फर्स्ट ऑप्शन निरोग। कैसे बना मैंने आपको वो भी बताया, ठीक है, एक नियम के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, शुद्ध रूप इसमें पहचानना है, शुद्ध रूप काफी बार पूछे गए हैं। लिखा हुआ है मम धुर्यता का शुद्ध रूप क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जब भी या के ऊपर रा लगा होता है, लास्ट में, शब्द के लास्ट में या के ऊपर रा लगा होता है, तो हमें पीछे ता लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। या जब लिखा, या के ऊपर जब रा लगा है तो पीछे ता नहीं लगाते हैं। अब देखिएगा ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों हो गया, मैंने अभी आपको बताया, या के ऊपर रा लगा है और पीछे ता लगा हुआ है, रॉन्ग हो गया। ये अपने आप में रॉन्ग, क्योंकि फिर से शब्द लगभग वही है। नेक्स्ट देखिए माधुर्य, ठीक है, माधुर्यता, ये भी फिर से क्या हुआ, रॉन्ग, क्योंकि या के ऊपर रा है और पीछे इसमें क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, ठीक है। तो पीछे क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। तो यहां पर हम इस शब्द को गलत, आपका बिल्कुल एक ही शब्द सही है, वो शब्द क्या है, माधुर्य। लेकिन अगर आपने इसको माधुर्यता लिखने की कोशिश की या आपने कहीं पढ़ा, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये शब्द क्या होता है, रॉन्ग होता है। माधुर्यता कोई शब्द नहीं होता, माधुर्य होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। औचक शब्द का सही विलोम, विलोम पूछा है। सबसे पहले मतलब क्या होता है औचक का, औचक का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, अचानक से आ जाना। तो औचक मतलब अचानक, मतलब एकदम से आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि
इसका उल्टा देखना है हमें, उसका विपरीत क्या होगा देख लेते हैं। अक्सर, ये देखिए अक्सर में ये सा है, क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है सा। अक्सर में हमेशा इस प्रकार से आता है, अक्सर ये लिखा होता है। अक्सर मतलब हमेशा आने वाला, औचक मतलब अचानक आने वाला। तो अक्सर मतलब ये इसमें क्या, जो चारों ऑप्शन है वो अक्सर के रूप में लिखे गए, लेकिन उसमें अशुद्धि के रूप में लिखे गए। सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे का पूरा आना चाहिए था, इन्होंने आधा लिखा हुआ है। थर्ड देखते हैं, ठीक है पूरा सही है। चौथा लिखा हुआ है अक्सर, तो बड़ा आ तो आएगा नहीं, तो अक्सर बिल्कुल थर्ड नंबर का सही है, एक अशुद्धि के रूप में इसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 18 रस पूछा गया है। रस बहुत इंपोर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन रसों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 समय रघुवंश कुठार की धार में 12 बाज 17 हस 17 बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्षण करो अरिहा समर्थई। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट बात ये है कि हमें हर एक जो लाइन है रस के रूप में हमें उसका अर्थ तो समझ में आएगा नहीं, अगर आता बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हमें शब्दों के माध्यम से इसमें आंसर देना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में, देखिए यहां शब्द क्या आ रहा है, शब्द क्या आ रहा है, कुठार की धार में। जब भी औजारों का प्रयोग हो, जब भी अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हो, तो दो चीजें आती हैं, या तो उसमें वीर रस संबंधित कोई बात कही जाएगी या उसमें रौद्र रस संबंधित कोई बात की जाएगी। तो यहाँ पे जब बात की जा रही कुठार की धार में, तो यहाँ पे शांत रस तो होगा नहीं, ठीक है, निर्वेद होता है, तो शांत उसमें होने से रहा। प्रेम की इसमें कोई बात होगी नहीं। करुण रस, अगर मार कुटाई की बात ऐसी होती है कि अगर करुण वहां होता है जहां बहुत ज्यादा दुख हो, मिलने की कोई आस ना हो, वहां बोलते हैं करुण रस, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पे की नहीं जा रही है। अब देखिए कुठार की धार में क्या होगा, केवल एक ही आंसर बिल्कुल सही है, क्या है वो, रौद्र रस। और देखिए बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, बाण मतलब क्या हुआ, बाण जो होते हैं उसकी वायु मतलब बाणों की ऐसी आंधी आएगी सब कुछ उड़ा के ले जाएगी, लगभग जो शब्द में आ रहा है निकल के। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है गुस्से की बात की जा रही है, तो आंसर क्या निकलेगा, रौद्र रस। जरूरी ये नहीं है कि हमें उसके अर्थ को आना चाहिए, जरूरी ये है कि हमें शब्दों की पकड़ कितनी अच्छी है, कि अगर हम किसी रस का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस शब्द के कारण कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो आपका आंसर 100% सही होगा। बहुत सी ऐसी ट्रिकें हैं जो हम रस रस में पढ़ेंगे, आपके छंद में पढ़ेंगे, अलंकारों में भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी हम एक नया कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें आपका एमपीएसआई से संबंधित रहेगा और उसमें पूरा का पूरा आपको चैप्टर वाइज समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अलंकार पूछा गया है इसमें, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ये अलंकार पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा, और ये बच्चे जहां से अलंकार पढ़ना स्टार्ट करते हैं लगभग 8th क्लास में, तो ये क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, बाकी मैं बता दूं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। चलिए तो यहाँ पे बात की जा रही है, अगर मैं उपमा की बात करूं पहले, तो उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना, और तुलना के लिए शब्द क्या होते हैं, सम, समान, समानता वाले शब्द होते हैं। ऐसी कहीं भी बात इसमें नहीं की गई कि सम, समान, के समान, सरिस ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया हो, तो ये आपका हुआ रॉन्ग। अनुप्रास का ये थोड़ा सा अलग है। अनुप्रास मतलब होता है जहां पर व्यंजन शब्द, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो। मतलब क्या होता है कि जब शब्द, मान लीजिए का लिखा है तो का बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, चा लिखा हो तो चा बार बार रिपीट होगा, तो ऐसे बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या देखिएगा कहीं बार बार रिपीट हो रहा है क्या, तो ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि इसमें बार बार रिपीट हो रहा है कोई शब्द। हाँ, अब आप बोलेंगे मोती और मानस, मा रिपीट हो रहा है, पानी में ना और ना रिपीट हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यमक अलंकार में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, दो शब्द होते हैं, दोनों के अर्थ, शब्द एक जैसे ही होते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मैंने सपोज अगर मैंने बोला पानी, तो पानी के यहाँ पे दो बार पानी लिखा होगा, पानी कितने बार लिखा होगा, दो बार लिखा होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं है तो फिर यमक नहीं होगा। देख लेते हैं, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो कहीं भी पानी या कोई भी शब्द बार बार नहीं लिखा गया, इसमें कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है। जब रिपीट नहीं हुआ है तो इसमें यमक की बात हम नहीं कर सकते। अब आते हैं श्लेष के ऊपर, तो बात करें श्लेष पर कि एक ही शब्द के, ये आपका एक शब्द है, उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, 1 2 3 4 जितने भी अर्थ निकले, लेकिन जितनी बार उसके अर्थ निकलेंगे अलग अलग, उतने वहां पर व्यक्ति या वस्तु होनी चाहिए। जैसे पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया तो उबर नहीं पाएंगे, कौन कौन,
मोती, मोती को चमक पाने के लिए पानी की आवश्यकता है, अगर पानी नहीं है तो मोती में चमक नहीं आ पाएगी, मतलब पानी के लिए जो मोती है, मोती के लिए पानी क्या हो गया, चमक, पहला। दूसरा, मानस मतलब क्या हो गया, मनुष्य की, अगर जो पानी है, यहाँ पे पानी जो है वो एक इज्जत के रूप में है, अगर इज्जत चली गई तो मनुष्य का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, सबको इज्जत वाली बात होती है, तो पानी का अर्थ क्या हो गया मनुष्य के लिए, इज्जत। और यहाँ पे लिखा है चून, अब चून का चूना ले लीजिए या आटा ले लीजिए, जो सभी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे वास्तव में क्या है, एक जल के लिए, अगर जल नहीं मिलेगा तो चूने का भी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे तीन अलग अलग लोग हैं, मोती, मनुष्य और चूना, और उनके तीनों के लिए अलग अलग चमक, इज्जत और जल के रूप में बात की गई है पानी की। तो ये कहलाएगा आपका श्लेष अलंकार, क्योंकि इसका अर्थ होता है किसी शब्द का चिपकना, मतलब एक शब्द के जब अलग अलग अनेक अर्थ निकल जाएं तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रस से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, और जे तेग धरी मन माही, ना छाई हो को करो बहुतेरो, धाक यही है युधिष्ठिर की, धन धाम तजो पे बेलन फेरो। ये यहाँ पर पूछा गया है, इसमें रस कौन सा है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि बात कहाँ की जा रही है, क्या इसमें हमें किसी बच्चे की बात की जा रही है, किसी बच्चे की बात है, नहीं है, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं रौद्र, क्या यहाँ पर किसी ऐसी बात की जा रही है, गुस्से वाली बात की जा रही है, देख लेते हैं। और जे टेक धरी मन माही, ना छाई हो को करो बहुतेरो, धाक यही है युधिष्ठिर, देखिए धाक यही है, धन धाम तजो पे बोलन फेरो, तो इसका मतलब क्या है, धाक है, मतलब उसका उत्साह की बात कर रहे हैं, उसकी जो इज्जत है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर रौद्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब आते हैं करुण रस की, करुण रस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि उसको कोई पश्चाताप हो रहा हो कि भाई पहले था अब नहीं है, ऐसी कोई बात तो यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो करुण रस भी क्या हो गया, एंड। तो धाक यही है यहाँ पर, और धन धाम तजो पे बोलन फेरो, तो ऐसी बात की हम जो बोले और उसी को कर दें, तो यहाँ पे उसकी उत्साह की बात की जा रही है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वीर रस। भले आपको इसका अर्थ समझ में ना आए एक बार, लेकिन हमें शब्दों के कारण हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम इसमें अर्थ इसका लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं, लाखों एग्जाम्पल होते हैं एक ही रस के, तो जरूरी नहीं कि हमें सबके उसके अर्थ आते हो। ठीक है, याद रखिएगा, हम शब्दों के आधार पर भी रस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज 20 क्वेश्चन पूरे हुए। आशा करता हूँ ये आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 3 था ये, और ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों बंधुओं परिचितों में जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे नए सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।